नमस्कार दोस्तों, आज है 7 अगस्त। आज के करंट अफेयर्स को हम एमसीयू के थ्रू डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, ऑपरेशन कैक्टस वर लॉन्च बाय इंडिया टू सेव विच कंट्री फ्रॉम कू। ऑपरेशन कैक्टस इंडिया ने लॉन्च किया था किस कंट्री को कू से बचाने के लिए। ऑप्शन है म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल और मालदीव। दोस्तों इसका सही जवाब है मालदीव। ऑपरेशन कैक्टस इंडियन आर्म फोर्सेस ने गवर्नमेंट ऑफ मालदीव की मदद करने के लिए लॉन्च किया था, ताकि वहां पर जो वहां की सरकार थी उसको अस्थिर करने की जो कोशिश है, जिसे कू कहते हैं, उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। दोस्तों ये चर्चा में क्यों रहा? ये चर्चा में रहने की इसकी वजह है, अभी फिलहाल कोविड का दौर चल रहा था। कोविड के दौर में भारत ने बहुत सारे देशों की मदद की वहां दवाएं भेजकर। मालदीव भी एक ऐसा देश था जहां भारत सरकार ने दवाइयाँ भेजी उसकी हेल्प करने के लिए, और उसके लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन संजीवनी चलाया। तो आप दो चीज़ें ध्यान रखिए कि ऑपरेशन कैक्टस भारत सरकार ने मालदीव की गवर्नमेंट को अस्थिरता से बचाने के लिए और कू को न्यूट्रलाइज करने के लिए किया था। और हाल ही में ऑपरेशन संजीवनी, मालदीव को जो दवाइयाँ भेजी गई कोविड-19 के तहत हेल्प करने के लिए, उसमें भारत ने लॉन्च किया था। दूसरा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इनोवेशन हब। इनोवेशन हब के बारे में दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, एंड आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट है इट इज लॉन्च बाय आरबीआई, इसे आरबीआई ने लॉन्च किया है। और दूसरा स्टेटमेंट है इसका एम है फाइनेंशियल इंक्लूजन को डीपन करने का। तो जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है कि आपके दूर दराज के क्षेत्रों में, चाहे वो गांव हो चाहे वो शहर हो, या हर इंसान तक आपको वित्तीय सेवाएं, जो बैंकिंग फैसिलिटीज होती है, वो प्रोवाइड करना, उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। जिसके तहत भारत सरकार ने या आरबीआई ने पहले आपके जनधन अकाउंट खुलवाए थे, तो वो भी फाइनेंशियल इंक्लूजन की दिशा में एक कदम था। उसके तहत लोगों के खाते खुलवाए गए। तो इनोवेशन हब के बारे में दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं कि इसे आरबीआई ने लॉन्च किया है, और इसका जो एम है वो है फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना। तो इसका सही जवाब होगा बोथ 1 और 2, दोनों ही सही है। तो इसकी मदद से, इस इनोवेशन हब को जो कि आरबीआई ने लॉन्च किया है, इसका एक उद्देश्य जो है, एक एम फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना तो है ही है, साथ ही साथ स्टार्टअप को प्रमोट करने का भी एक तरीका बन जाएगा ये। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि आरबीआई ने लॉन्च किया इनोवेशन हब को, और ये स्टार्टअप को प्रमोट करने का एक तरीका है, और इसके तहत फाइनेंशियल इंक्लूजन को और ज़्यादा आप बढ़ावा दे सकते हैं। तीसरा सवाल है, पोकाली वैरायटी ऑफ राइस इज अ जीआई टैग ऑफ विच स्टेट। पोकाली जो राइस की, जो चावलों की एक वैरायटी है, वो किस स्टेट की का जीआई टैग है? जीआई टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। दोस्तों जीआई टैग के बारे में अगर हम बात करें तो ये किसी स्थान विशेष की पहचान होती है। तो ये पोकाली वैरायटी जो है राइस की, ये किस स्टेट का जीआई टैग है? तो इसका ऑप्शन है आपके पास तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब है केरला, क्योंकि केरला के जो आपके कोस्टल एरिया हैं, वहाँ पर ये आपकी एक तरह की जो राइस की जो वैरायटी है वो पाई जाती है। और दूसरी चीज़, इसके अंदर जो इसका टेस्ट है और साथ ही साथ इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट जो है, ये उसके लिए बहुत फेमस है। तो आप ध्यान रखिएगा कि पोकाली वैरायटी राइस की है, और ये आपके केरला के कोस्टल एरियाज में देखने को आपको मिलेगी, वहाँ ये फ्लरिश होती है। तो और इसे वहाँ का जीआई टैग भी दिया गया। चौथा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एआईआईबी, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। उसके बारे में तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है, एआईआईबी हेडक्वार्टर इज इन मनीला, फिलीपींस। एआईआईबी का हेडक्वार्टर मनीला, फिलीपींस में है। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि चाइना इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन एआईआईबी। चाइना जो है एआईआईबी में लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। तीसरा, इंडिया इज अ मेंबर कंट्री ऑफ एआईआईबी। इंडिया जो है मेंबर कंट्री है एआईआईबी का। दोस्तों बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। दोस्तों अगर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात करेंगे तो ये एक एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जिसका कि हेडक्वार्टर चाइना की बीजिंग शहर में। पहला स्टेटमेंट दोस्तों इसका गलत है। उसकी वजह है क्योंकि एआईआईबी का हेडक्वार्टर चाइना के बीजिंग शहर में। अगर आपको ध्यान होगा तो एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी, उसका हेडक्वार्टर फिलीपींस के मनीला शहर में। इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि एआईआईबी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर आपका मनीला नहीं बल्कि चीन के बीजिंग शहर में।
दूसरा, चाइना इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन एआईआईबी। बिल्कुल सही बात है। चाइना का इस एआईआईबी में जो शेयर होल्डिंग है ये अप्रॉक्स 27-28% के आसपास है, विच इज द लार्जेस्ट अमंग अदर मेंबर। तो चाइना इसका लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। एंड इंडिया इज अ मेंबर कंट्री ऑफ एआईआईबी। ये भी बिल्कुल सही बात है, इंडिया एआईआईबी का जो है मेंबर है। तो इसका सही जवाब आपके पास होगा 2 एंड 3, तो ऑप्शन सी आपका सही है। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, एआईआईबी जो है 2016 के जनवरी में स्टार्ट हुआ था, और इसके मेंबर कंट्रीज न केवल एशिया से, नाम से आपको लगेगा कि ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, तो इसके कंट्रीज जो मेंबर कंट्री होंगे वो एशिया के होंगे, बल्कि इसमें अफ्रीका और अन्य जो कॉन्टिनेंट है वहाँ के भी मेंबर कंट्री हैं। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि एआईआईबी के मेंबर जो हैं वो आउटसाइड ऑफ एशिया से भी हैं। फिलहाल इसके मेंबर 103 मेंबर हैं। दोस्तों ये चर्चाओं में इसलिए रहा क्योंकि इसके जो प्रेसिडेंट थे जिन ल्यूकन, इनको वापस रिअपॉइंट कर दिया गया है प्रेसिडेंट के लिए, तो इसलिए ये चर्चाओं में था। इसके प्रेसिडेंट आप ध्यान रखिएगा जिन ल्यूकन। पांचवा क्वेश्चन, व्हाट इज द कंसंट्रेशन लिमिट ऑफ फ्लोराइड इज अलाउड इन ड्रिंकिंग वाटर बाय डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो ड्रिंकिंग वाटर है उसके अंदर फ्लोराइड की जो लिमिट है उसको कितना तय किया है? 1 मिलीग्राम पर लीटर, 1.5 मिलीग्राम पर लीटर, 2 मिलीग्राम पर लीटर एंड 5 मिलीग्राम पर लीटर। तो इसका सही जवाब है 1.5 मिलीग्राम पर लीटर। डब्ल्यूएचओ ने ड्रिंकिंग वाटर के अंदर जो कंसंट्रेशन फ्लोराइड की फिक्स की है, इट इज 1.5 मिलीग्राम पर लीटर, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों एक चीज़ और, अगर फ्लोराइड की अधिकता आपकी बॉडी के अंदर हो जाए तो उसकी वजह से फ्लोरोसिस नाम की बीमारी हो जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि फ्लोराइड अगर आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो गया तो उसकी वजह से फ्लोरोसिस बीमारी होती है। और डब्ल्यूएचओ ने जो आपके ड्रिंकिंग वाटर है उसके अंदर 1.5 मिलीग्राम 1.5 मिलीग्राम पर लीटर ये उसकी अमाउंट फिक्स की। सिक्स क्वेश्चन, स्वदेश दर्शन स्कीम कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। स्वदेश दर्शन स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री के तहत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड होम मिनिस्ट्री। दोस्तों इसका सही जवाब होगा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। क्या है ये स्वदेश दर्शन स्कीम? इस स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत जो मिनिस्ट्री है वो ये एंश्योर करती है कि वहां पर आपके सर्किट बनते हैं। ये एक्चुअली सर्किट बेस है। ये क्या करते हैं? थीम बेस्ड सर्किट डेवलप करते हैं। इसका मतलब है कि आपके जैसे बुद्धा सर्किट, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न सर्किट, इसके तहत मिनिस्ट्री ये एंश्योर करती है जैसे बुद्धा सर्किट, तो उससे रिलेटेड जितनी भी साइट है उन साइटों को आपस में इस तरह से लिंक कर दिया जाए कि अगर कोई घूमने के लिए एक जगह चला जाए तो बाकी जगहों को भी उसी में घूम सकता है। ये वो फैसिलिटेट प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से आपका जो है वो टूरिस्ट वैल्यू जो है उस प्लेस की बढ़ जाती है। तो ये जो आपके थीम बेस्ड जो टूरिस्ट सर्किट है, चाहे वो बुद्धा सर्किट हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट सर्किट हो, उसके लिए स्वदेश दर्शन स्कीम चलाई मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने। और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसका मतलब पूरी तरह से इसकी फंडिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आती है। तो इसका सही जवाब होगा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये टूरिज्म मिनिस्ट्री की है, कल्चर मिनिस्ट्री की नहीं। सातवां क्वेश्चन, अगाती आइलैंड इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ये अगाती आइलैंड कौन से स्टेट, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अंदर है? आपके ऑप्शंस है दमन दीव, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार और गुजरात। दोस्तों इसका सही जवाब होगा लक्षद्वीप। अगाती आइलैंड जो है आपके वो लक्षद्वीप के अंदर लोकेटेड है। और वो जो अगाती आइलैंड वाला एरिया है वो एक लगून एरिया है इस आइलैंड का, जहां पर के कोरल ग्रोथ या कोरल रीफ की ग्रोथ देखने को मिलती है। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगाती आइलैंड जो है आपका लक्षद्वीप के अंदर है। रिसेंटली इब्राहिम अलकाजई हैज पास अवे, ही वॉज ए फेमस पर्सनैलिटी ऑफ। अभी हाल ही में इब्राहिम अलकाजई की डेथ हो गई, तो वो किस फील्ड से रिलेटेड है? जर्नलिज्म, थिएटर, पॉलिटिशियन और एथलीट। तो इसका सही जवाब है थिएटर। अगर हम अब्राहम अलकाजई के बारे में बात करें तो ये एक थिएटर डायरेक्टर थी। अगर आपको एक चीज और बता दूं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इसके ये सबसे लंबे दौर तक रहने वाले डायरेक्टर थे। इन्होंने तीनों जो पद्म अवार्ड हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, तीनों से इनको नवाजा गया। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड को इन्होंने 2 बार जीता, और संगीत नाटक अकादमी की फेलोशिप भी इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए प्रदान की गई। तो आप ध्यान रखिएगा कि अब्राहम अलकाजई वो एक फेमस पर्सनैलिटी है, थिएटर से रिलेटेड। और नौवां और आज का आखिरी सवाल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग इज अपॉइंटेड बाय। कैग जो है उसको कौन अपॉइंट करता है, नियुक्ति करता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश और वाइस प्रेसिडेंट जो है आपका उपराष्ट्रपति।
दोस्तों इसका सही जवाब है प्रेसिडेंट। इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं और यहाँ पर मैं स्लाइड से आपको इसके बारे में डिटेल बताता हूँ। दोस्तों कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो आपके पार्ट 5 जिसके अंदर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर आती है या और जुडिशरी आती है, उसके अंदर ये डिफाइन है। कैट एग्जीक्यूटिव है सेंट्रल गवर्नमेंट का। आर्टिकल नंबर 148 के अंदर इसके बारे में डिटेल है। बाकी इसकी ऑडिट रिपोर्ट और इसके कार्य या इसकी पेंशन वगैरह से रिलेटेड जो है वो बाकी आर्टिकल में डिफाइन है, तो 148 से 151 के अंदर। बट अगर आपसे पूछा जाए कि कैग कौन से आर्टिकल के तहत आता है तो आर्टिकल 148 इसका सही जवाब होगा। अब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का क्या फंक्शनिंग होती है? दोस्तों कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसका काम होता है जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार है उनके अकाउंटों की ऑडिट करना, उनके जो भी उनके अकाउंट्स हैं उसकी ऑडिटिंग करना इसका काम होता है। साथ ही साथ कुछ पीएसयू पब्लिक सेक्टर जो यूनिट होती हैं उनकी भी ये ऑडिटिंग करता है, उनके अकाउंट की। और इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के जो अकाउंट हैं उनको ही मेंटेन करता है। दोस्तों इसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा होती है, ध्यान रखिएगा। इसको हटाने का तरीका बिल्कुल वैसे ही जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का। कैग को पब्लिक के पर्स का, पब्लिक के पैसे का गार्जियन कहा जाता है, क्योंकि यही ध्यान रखता है कि पैसा जो है वो गलत तरीके से खर्च ना हो, उसकी ऑडिटिंग करने का। और साथ ही साथ इसे आप फ्रेंड एंड फिलोसोफर ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी भी कहते हैं, क्योंकि पब्लिक अकाउंट कमेटी का भी लगभग यही काम है। जब आपकी ये कैग अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करता है, जैसे लास्ट वाली लाइन को देखिए कि कैग जो है अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट की ऑडिटिंग करता है तो अपनी रिपोर्ट भारत के जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं प्रेसिडेंट उनको सबमिट करता है और प्रेसिडेंट बाद में उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के समक्ष रखता है। फिर पार्लियामेंट उसे जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी को रेफर कर देती है। तो चूंकि ये रिमोट कैग ही बनाता है तो पब्लिक अकाउंट कमेटी कैग की हेल्प लेकर के फिर उसको जो है चेक करती है। तो इस तरह से ये पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो है एक तरह से फ्रेंड है। कैग जो है स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट की भी ऑडिटिंग करता है, इसलिए जब स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट की ऑडिटिंग करता है तो उसकी रिपोर्ट वो वहाँ के रेस्पेक्टिव गवर्नर को सबमिट करता है। और बिल्कुल जैसे प्रेसिडेंट उसे पार्लियामेंट के सामने रखता है वैसे ही गवर्नर उस कैग की रिपोर्ट को लेजिस्लेचर जो होगी स्टेट की उसके सामने रखेगा और लेजिस्लेचर फिर उसे रेस्पेक्टिव कमेटी को सबमिट कर देगी। तो भारत का जो ये कैग है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ध्यान रखिएगा ये एक कॉमन बॉडी है जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के लिए। तो हालांकि ये है सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव, लेकिन उसके बाद इसका काम जो है वो यूनियन एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंटों की ऑडिटिंग करना है। और उसके अंदर अगर इसे कुछ पब्लिक सेक्टर, लेकिन सारे पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर नहीं आते, कुछ या जिनकी जिम्मेदारी इसको राष्ट्रपति देता है। इसकी जो सैलरी वगैरह होगी वो पार्लियामेंट डिसाइड करती है। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट और रिमूवल का तरीका सेम जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जज है। तो दोस्तों लास्ट में इसके आंसर की है। आप डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मैंने लास्ट वाली स्लाइड में अटैच कर रखा है, आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा, आपके लिए हाईली बेनिफिशियल होगी। और थैंक यू फॉर लिसनिंग।